इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोगों ने इससे पहले 15 सेट कंप्लीट कर चुका है, ये 16वां सेट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग 1915 सेशन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, अंबिका चरण मजुमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या मदन मोहन मालवीय? ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सुनिए क्या बोला कि 1915 में जो है हुआ था ये आईएनसी का जो सेशन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अब इसका इम्पोर्टेंस क्यों है 1915 में? क्योंकि 1915 में गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी जब वापस आए थे उस टाइम उनके लिए तो पहली बार था। ठीक है, तो तो उस टाइम जो हुआ था कि जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, जो कि हुआ था कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्रवासी दिवस जो मनाते हैं हम लोग, ठीक है, एनआरआई डे, वो किस दिन मनाते हैं? ठीक है, ये पता होना चाहिए। एनआरआई डे गांधी जी जब वापस आए थे 1915 में, ठीक है, तो उनके याद में ही मनाया जाता है एनआरआई डे। तो वो किस डेट में मनाया जाता है, किस डे में मनाया जाता है, तारीख क्या है उसका? ठीक है, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स या बीन्स? ठीक, कर लिया होगा आपने। बोला गया कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन से किस में पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क में, एग्स में या बीन्स में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पूछा था इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स हो रहा है, बाकी बीन्स में भी क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, और क्या क्या है जैसे जिसमें आयरन पाया जाएगा? जैसे लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं, लेगुमिनस जो होते हैं उससे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सीसम सीड्स है, राइस फ्लेक्स है, खास करके जो आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे वारकोली है, स्पिनच है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों में, और जैसे कि नट्स है, इसमें भी आयरन पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? यूट्रिक्यूलरिया, सेक्वा गैगेंटिया, ठीक है, जैगेंटिया, नॉस्टॉक या ब्रायोफाइटा? इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? ठीक है, आपने जितना भी इंसेक्टिवोरस प्लांट सुना होगा उसमें से ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन जो है, उनमें से ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट की बात करते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप की बात करते हैं, ये सारे हैं ही नहीं यहाँ पे ऑप्शंस में। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस होता क्या है पहले वो समझिए। इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट को जो खाता है, ठीक है, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता है उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूट्रिक्यूलेरिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाता है, फिर उसको इंसेक्ट खाने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? ठीक है, तो पूछा जाता है क्या चीज़ का कमी के होने की वजह से वो जो है प्लांट इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, तो इसका कारण है, इसका सुन लीजिएगा, नाइट्रोजन का कमी की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का कमी को फिल करने के लिए वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, वो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन का, इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो जब मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा होता है तो क्या होगा, नाइट्रोजन लेने के लिए कहीं कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का जुगाड़ करने के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ही खाते हैं। इज मल्टी ब्रांच साइकाइड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट serves as a form of energy storage in the animal and fungi? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन, पेक्टिन या चिटिन? बोला गया है कि कोई कुछ है जो कि मल्टी ब्रांच पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, जो जो किसकी तरह काम करता है, एनर्जी, सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज की तरह काम करता है इन एनिमल एंड फंगी। वो कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजिन।
ये क्या है, मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फोस्फेट, मिथाइल आइसोप्रोपेट। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तो ये पूछा गया था, लेकिन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से साल में हुआ, तो याद रखना है 1984 के दिसंबर मंथ में, ठीक है, याद रखना है। बहुत बार पूछ लिया जाता है 1986, 1984, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा इसका आंसर। इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। इनमें से कौन कौन सा चीज़ है जो कि विनेगर बनाने में यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड से ही, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग को, विनेगर से कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है। विनेगर एक्चुअली क्या है, विनेगर इज ए एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड कैसे मिलता है सुनिएगा, ये बनता कैसे है ये सुनिएगा, कि फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल जो होता है अल्कोहल जो होता है, ठीक है, अल्कोहल का बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन करना, और वहीं से ये इथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज होकर के एसिडिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है टार्ट्रिक एसिड किस तरह के फ्रूट्स में पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड के लिए याद रखना है अंगूर में, टेमरिंड में, अनराइप मैंगोज में, माने कच्चा आम में, ठीक है, कच्चा आम में, टेमरिंड में, ग्रेप्स में, ये सब में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि एप्पल में कौन सा एसिड, तो मैलिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड पहले बात कर चुके हैं हम लोग, विनेगर, ठीक है। तो मैं ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हुए चलूँगा ताकि आपको और भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चले, ठीक है। हु बिल्ट शांति निकेतन, शांति निकेतन किसने बनाया था, गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसने शांति निकेतन बनवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है शांति निकेतन बनवाए थे। शांति निकेतन कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के आसपास वाले इलाके में है, ठीक है। तो और बात करें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1913 में। ये पहले इंडियन लिटरेचर थे जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1913 में मिला था, ठीक है। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीज्ड, ठीक है, तो बुद्धा किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, हिंदी, पाली, उर्दू या फिर हेब्रियो। इसका आंसर हो जाएगा पाली, ठीक है। बुद्धा प्रीज्ड, मतलब प्रीज्ड का मतलब क्या होता है, कोई सरमन वगैरह, माने कोई बात कर रहे हैं या कोई सरमन वगैरह जब भी सरमन वगैरह देते तो कौन से लैंग्वेज में देते थे, तो उसी पाली लैंग्वेज में ही देते थे, ठीक है। तो पाली वाज ए लैंग्वेज ऑफ मगध रीजन, एक्चुअली जो पाली कहाँ का लैंग्वेज था, वो मगध रीजन का था, ठीक है। इट वाज डिपार्चर फ्रॉम संस्कृत विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द इलाइट। और बात करें कहाँ पे तो कहाँ पे पाली बोला जाता था, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल, ठीक है। ये बोला गया है कि पाली जो लैंग्वेज था वो मिडिल इंडो आर्यन जो लैंग्वेज था, ठीक है, वो पाली लैंग्वेज ही था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम में यूज़ होता था कॉमन पीपल के बीच में। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द डिमांड ऑफ द गुड डिक्रीज, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीज, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, गुड्स इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट गुड्स डिक्रीज, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट गुड्स इंक्रीज। क्या होगा इसका आंसर, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ठीक है, क्या होगा आंसर इसका,
कर लिया होगा आपने आंसर। तो सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि हम जैसे किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो सब जगह देखिएगा दाम बढ़ने का ही बात बोला है। तो दाम बढ़ता है तो किसी चीज़ का अगर दाम बढ़ गया तो उसका डिमांड कम होता है कि बढ़ता है। ये सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी चीज़ का अगर दाम बढ़ जाए तो हम लोग क्या जल्दी खरीदने जाएंगे उसको? तो क्या होगा, नहीं खरीदेंगे उसको। तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए डिमांड कहाँ कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व है, ठीक है, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो उसका डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं जैसे प्राइस पहले P1 था तो इसका डिमांड ज़्यादा था, ठीक है। डिमांड बोले तो क्वांटिटी ज़्यादा सब कोई ले रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस हाइक में चढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही है डिमांड कर्व, ठीक है। तो अगर प्राइस इंक्रीज कर जाती है तो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड डिक्रीजेस, ठीक है। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ तो अर्थ का जो हम लोग का क्रस्ट है, ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग का अर्थ डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अर्थ का जो लेयर है, तीन जो लेयर है, ठीक है। तो क्रस्ट है और मेंटल है और कोर है। तो मेजर पोर्शन जो क्रस्ट में पाया जाता है, क्रस्ट में जो मेजर पोर्शन है वो कौन सा आया, ऑक्सीजन आयरन, ऑक्सीजन सिलिकन, सिलिकन आयरन या फिर सिलिकन एल्युमिनियम, ठीक है। कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकन, ठीक है। तो लगभग जो ऑक्सीजन पाया जाता है हम लोग के क्रस्ट में वो 40%, 46%, और सिलिकन जो है वो 27.5%, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी और भी गैसेस हैं, ठीक है, और भी मिनरल्स हैं, लेकिन मेनली जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मेनली बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ऑक्सीजन और सिलिकन का। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मिनरल ऑफ लीड, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम या मरकरी। सिनेबार किसका ओर है, ठीक है। ओर किसको बोलते हैं, और एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, उससे उसका मेटल निकालेंगे, ठीक है। और क्या होता है, और से ही मेटल निकाल जाता है। तो बोला गया कि सिनेबार से कौन सा मेटल निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि या किसका और है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दे दीजिए पहले जल्दी से, खुद से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, ठीक है। तो सिनेबार जो होता है ये मरकरी का और है, यानी कि सिनेबार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मरकरी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें सिनेबार का फॉर्मूला, बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिनेबार का केमिकल फार्मूला क्या है। तो याद रखिएगा HgS है, यहीं पे दिख रहा है Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी, और ये है सल्फर, ठीक है। तो सिनेबार से ही हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो होता है मरकरी निकलता है। इफ़ ए स्टार इज बिगर देन सन बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, इट विल टर्न इनटू ए पल्सर, मैक्सिमा, एवेंजर या डिस्कवर। अगर कोई स्टार सन से बड़ा है बट नॉट मोर देन ट्वाइस एज बिग, ठीक है, कोई स्टार है जो सन से तो बड़ा है लेकिन उसके दुगने से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो किस चीज़ में टर्न हो जाएगा, पल्सर में, मैक्सिमा में, एवेंजर में या डिस्कवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्सर, जिसको न्यूट्रॉन स्टार भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सन से तो बड़ा होता है लेकिन उसके दुगने साइज से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 4, 6, 5 या 7, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि रिट्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल के थ्रू निकाले जाते हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स इशूड किए जाते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप का रिट्स है हम लोग के पास, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। हम लोग के पास 6 रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो हिबिस कॉर्पस, मैंडमस, सेचुरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, 5 टाइप के क्या है हम लोग का रिट्स हैं, जो हम लोग को क्या करता है कि रिट्स क्या करता है, ठीक है। रिट्स कैन बी इशूड टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आर्टिकल 32 जो है
यानी रीट्स जो इशू करेगा, एक बोले सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है या सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना है इसको कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू कर सकता है, कौन सा, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट जो है रीट्स इशू कर सकता है। कौन कौन सा रीट्स है, एबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सिजुरी प्रोविजन और क्यू वारंटो। हु वॉज अपॉइंटेड एज बाई अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, अकबर के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया था कोर्ट म्यूजिशियन के तौर पे, अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, ठीक है। तो सुने होंगे कि अकबर के जो थे 9 जेम्स थे, यानी कि 9 दरबारी जो थे मेन, ठीक है। उनमें से कोई म्यूजिशियन था, कोई अलग अलग तरह का पोस्टिंग था वहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया कि म्यूजिशियन कौन थे उस टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन, ठीक है। तानसेन क्या हुआ करते थे, म्यूजिशियन हुआ करते। तो ये 9 जेम्स है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। क्या ये पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में डिफेंस मिनिस्टर कौन था, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना, इस तरह से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसको किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। अशोका वाज ए किंग ऑफ विच डायनेस्टी, अशोका किस डायनेस्टी का किंग हुआ करता था, प्रेड्युटा, हरियंका, मौर्य या नंदा, ठीक है। कौन से डायनेस्टी का किंग हुआ करता था अशोका, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था, सॉरी किंग हुआ करता था, अशोक हुआ करते थे अशोका, ठीक है। बात करें कि हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुआ करते थे, तो ये हो जाएगा बिम्बिसारा, ठीक है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो महापदा नंदा, ठीक है। ये सारा याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमने कहा कि अशोका जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब बात करेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्ता मौर्य जी, ठीक है। इसके बेटे कौन थे, इसके बेटे बिंदुसारा थे, और इन बिंदुसारा के बेटे अशोका। तो याद रखने का तरीका क्या है, CBA, यानी मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा और अशोका, ठीक है। कब से कब राज किया था मौर्य डायनेस्टी, तो याद रखना है 322 से लेकर के 185 BC, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मीटर में बताना है 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻³ 10⁻⁻6। तो इसको अलग तरीके से लिखा गया, जैसे कैसे लिखा है, 10 पावर रेज टू 10⁻⁻6, इस तरह से लिखा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही है 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻10 12, इस तरह से, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा 10⁻⁹ के बराबर, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ के बराबर होता है। जैसे कि ठीक है, जैसे कि बात करें, और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। मीटर में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर हुआ, ठीक। तो ऊपर से ही शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ से, जैसे किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है। उसी तरह से मेगामीटर तो 10⁻6 हो जाएगा, गीगामीटर तो 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, जैसे डेसीमीटर से मीटर में जाना है, ठीक, तो 10⁻⁻1। उसी तरह से सेंटीमीटर 10⁻⁻2, मिलीमीटर में 10⁻⁻3, माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6, बहुत यूज़ होता है माइक्रोमीटर। उसके बाद हो जाएगा नैनोमीटर 10⁻⁹, जो कि यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। उसी का उल्टा अगर पूछ लिया जाता गीगामीटर, तो ये हो जाता 10⁻9 होता प्लस में, ठीक है। और पिकोमीटर 10⁻⁻12 हो जाएगा। टू बी ए वोटर इन इंडिया व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज, ठीक है। तो बोला है कि वोटर, इंडिया का वोटर होने के लिए कम से कम कितना एज होना
ज़रूरी है, 24 साल, 22 साल, 20 साल या 18 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल। ठीक है, 18 साल जो है वो मिनिमम एज है आपको वोटर होने के लिए। ठीक है, अब बात करें कि पहले क्या होता था कि 21 साल का आदमी तभी वोट कर सकता था, 21 साल का आदमी वोट कर सकता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 18 साल का। तो ये कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है, कौन सा? तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? 61st अमेंडमेंट था, 1989 में हुआ था, जिसमें वोटिंग एज को घटा करके 21 से घटा करके कितना किया गया था? 18 किया गया था। तो ये पूछा जाता है कौन से अमेंडमेंट के तहत 21 साल का जो वोटिंग एज था वो घट करके 18 साल बढ़ा दिया गया। तो याद रखना है 61वां अमेंडमेंट, यानी कि 61st अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? ठीक है, फोर्स में आया था। ठीक है, याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो 26 नवंबर में बना था, 1949 में बना था। ठीक है, लेकिन फोर्स में आते आते वो कब आया था? तो 26 नवंबर 1950। ठीक है, तो याद रखना है ये ऑप्शंस देखिए एक बार। 1949 का कहीं पे ऑप्शन भी नहीं दिया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर 1949 भी होता तो वो क्या था? वो लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन फोर्सफुली जब लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी को 1950। ठीक है, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, कब मनाते हैं? वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, 1949 में हुआ था ये चीज़। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए कंप्रेहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFI ऑन। तो बोला गया है कि रिज़र्व बैंक जो है उसने एक कंप्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, किसके लिए? किसके लिए? NBFC MFI के लिए। कब इंट्रोड्यूस कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 2011। ठीक है, तो NBFC MFI जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो मालेगाम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड बडिंग? बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस तो करता है, किसके द्वारा? कौन से प्रोसेस? रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा। ठीक है, तो क्लास 7 के बुक में ये चीज़ है कि दो तरह से जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल का पार्ट ये सारा है, रीजनरेशन है, बडिंग है। ठीक है, तो बोला गया है कि कौन है जो रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, हाइड्रा है या प्लेनेरा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रा। हाइड्रा जो है रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, बात करें ईस्ट की, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो याद रखना है बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ना कि रीजनरेशन के द्वारा। ठीक है, ईस्ट अगर सिर्फ बोलता कौन रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के द्वारा तो हमको ईस्ट मारना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रीजनरेशन और बडिंग जो है वो किसके द्वारा? हाइड्रा होगा। उसके बाद बात करें कि प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा? तो ये हो जाएगा मल्टीपल फिशन। ठीक है, उसके बाद प्लेनेरा की बात करें तो ये सिर्फ रीजनरेशन के थ्रू करता है, बडिंग नहीं होता इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट हुज टू आउटरमोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, एलिमेंट्स विच पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे हैव हाई 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, एलिमेंट हुज 3 आउटरमोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। क्या होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो इसका आंसर सुनिएगा कि उसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उसके डी ऑर्बिटल जो है उसका वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट होता है। तो और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये सारे, जैसे स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर, जिंक, ये सारे जो है ये ट्रांजिशन है। ये वाला इनर ट्रांजिशन है। ठीक है, ये जो येलो कलर में देख रहे हैं ये ट्रांजिशन है सारे के सारे, और ये क्या है? इनर ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ट्रांजिशन
एलिमेंट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, जिसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। ये डी ग्रुप्स में आते हैं या डी सेल में बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। दीज एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी सब सेल, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि ये डी सेल में आते हैं, सब सेल में आते हैं, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, तो बोला गया कि मैकेनिकल एनर्जी किसका कम्बिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी एंड किसका, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसी बॉडी के मोशन में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा, और कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या पोजीशन में है, किसी हाइट में है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो दोनों मिला के क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम लोग कुछ भी सोचते हैं हमारे ब्रेन में, तो वो थिंकिंग पार्ट कौन सा है, हिंड ब्रेन है, सेरिब्रम है, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है। ये सेरिबेलम है, ठीक है। तो हम ब्रेन के कौन से पार्ट से सोचते हैं, ठीक है, थिंकिंग है, लॉजिकल है, ठीक है, तो कौन से पार्ट से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा होता है, याद रखिएगा, फोर ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। हम लोग जो थिंकिंग वाला प्रोसेस करते हैं, लॉजिकल जो होता है, ठीक है, हम लोग जिसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है या, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग अच्छा है, तो वो सेरिब्रम अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का थिंकिंग पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में पोन्स आता है, मेडुला आता है, सेरिबेलम आता है हिंड ब्रेन में, ठीक है। और ये हमारा मिड ब्रेन है। उसके बाद बात करें फोर ब्रेन में और क्या क्या आता है, तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उसके बाद थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सारे फोर ब्रेन में आता है। सेरिब्रम भी किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर जो है ये किसका एलॉय है, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कॉपर, निकल एंड जिंक, सिल्वर, टिन एंड जिंक, सिल्वर, निकल एंड जिंक, ठीक है। तो सुनिएगा, एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय मतलब क्या हो रहा है, किसी किसी मेटल को मिलाना या फिर मेटल नॉन मेटल को मिला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन मेटल है या नॉन मेटल जो भी है, ठीक है, मेटल है, तो कौन से तीन मेटल मिलके जर्मन सिल्वर बन रहा है, या एक, और एक चीज़, एलॉय होने के लिए एक मेटल होना ज़रूरी है, ठीक है, एक मेटल होना ही चाहिए, बाकी अगर नॉन मेटल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेटल होना ही चाहिए, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में जो है, ये याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, भले उसका नाम सिल्वर है। सिल्वर क्यों होता है, क्योंकि वो शाइनी होता है, सिल्वर की तरह चमकता है, इसलिए नाम रखा गया जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, निकल एंड जिंक। याद रखना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, क्या क्या होता है, कॉपर, निकल और जिंक मिल करके जर्मन सिल्वर बनता है। क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये सिल्वर की तरह चमकीला होता है, वाइट कलर का होता है, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, इनमें से कौन सा हार्डेस्ट मेटल है, ठीक है, गोल्ड है, आयरन है, प्लेटिनियम है, टंगस्टन है, ठीक है। तो इसका आंसर कर लिया होगा आपने। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं गोल्ड या फिर डायमंड अगर देखते तो वही मार देते हैं, ठीक है, अगर डायमंड देखते तो वही मार लेते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्डेस्ट मेटल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर डायमंड लिखा हुआ रहता तो बहुत लोग वहीं पे गलती कर देते। तो याद रखना है, हार्डेस्ट अगर सब्सटेंस बोलता है या एलिमेंट बोलता तो डायमंड बोलता, लेकिन बोला है हार्डेस्ट मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, याद रखना है, ठीक है। तो हार्डनेस स्केल में जो नंबरिंग है डायमंड का वो है 10, और टंगस्टन की बात करें तो 9 से लेकर के 9.5 होता है। तो लेकिन यहाँ पे मेटल का बात बोल रहा है, इसलिए, और ऑप्शन में भी नहीं है, कौन सा, डायमंड ऑप्शन में भी नहीं है, और मेटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे, टंगस्टन मारेंगे, ठीक है। नेम द हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड दैट ब्लो इन बिटवीन दिल्ली एंड पटना। दिल्ली और पटना के बीच में एक तरह का ड्राई और गर्मी, हॉट जो ये चलता है, विंड चलता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं, मैंगो शोवर बोलते हैं, ब्लूम शोवर बोलते हैं, या लू बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हॉट एंड ड्राई
ऑपरेसिंग विंड जो चलता है दिल्ली और पटना के बीच में, इसको लू बोलते हैं। ठीक है, ये बंगाल में भी चलता है। ठीक है, तो अब ये आपको बताना है कि मैंगो शावर कहाँ पे चलता है। ठीक है, एक तरह का विंड है मैंगो शावर, वो कहाँ पे चलता है, आपको बताना है ये चीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, वहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस अलग अलग तरीके से दिया गया था, लेकिन वही था, और यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में आया था कब? 26 जनवरी 1950 में। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स में आने का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बात करें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन? प्रोस्टेट, टेस्टिस, वैन डिफरेंस या सेमिनल वेसिकल? प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है मेल की बात करें तो वो कौन सा होता है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, बाकी जितने भी हैं, ठीक है, प्रोस्टेट है, वेन डिफरेंस है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स है, ये सारे जो हैं ये सेकेंडरी हैं। ठीक है, और इसको प्राइमरी में क्यों रखा गया? क्योंकि ये बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है टेस्टिस को। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये सारे सेकेंडरी टेस्ट ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, और इसके बारे में भी बताया गया है, बट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आप चाहे तो देख सकते हैं कि कौन क्या क्या काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ए फ्लावर? पिस्टल, मिडरिब, वेन्स या वेनेशन? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फ्लावर का पार्ट है? ठीक है, प्लांट में जो फ्लावर होता है उसका पार्ट कौन सा है? पिस्टल होता है, मिडरिब होता है, वेन्स होता है, वेनेशन? तो सुनिएगा, मिडरिब जो होता है वो पत्ती में होता है, वेन्स भी पत्तियों में होता है, वेनेशन भी पत्तियों का ही अरेंजमेंट है। ठीक है, पत्तियों का जो वेन्स का अरेंजमेंट है उसको वेनेशन बोलते हैं। तो पिस्टल ही है जो फ्लावर का पार्ट है। ठीक है, पिस्टल ही है जो फ्लावर का पार्ट है। बाकी बात करें ये सारे क्या है? पत्ती का पार्ट है, यानी कि लीव्स का पार्ट है। ठीक है, अब सुनिएगा, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टल। तो स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ये पूछ दिया जाए कि एंथर जो है वो मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? तो ये मेल पार्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे फिलामेंट जो है वो किसका पार्ट है? तो मेल का ही पार्ट है, यानी स्टेमन का ही पार्ट है। स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टाइल किसका पार्ट है? ओवरी किसका पार्ट है? तो ये फीमेल पार्ट है जो कि पिस्टल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, द रन ऑफ कच्छ इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आसाम? बोला गया है कि सॉल्ट वाला जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ। ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, और ये क्या है? सॉल्ट डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला क्या है? रन ऑफ कच्छ है। तो कौन सा स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। द आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ चैत्याज, विहाराज, स्तूपाज एंड स्तंभाज। ये आर्किटेक्चर किस जगह मिलेगा आपको? मौर्या में मिलेगा, बुद्धिस्ट में मिलेगा, हिंदू में मिलेगा या मुगल में मिलेगा? तो ये जो आर्किटेक्चर है इसमें, ठीक है, चैत्याज की बात कर रहा है, विहाराज की बात कर रहा है, स्तूपाज और स्तंभाज की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको बुद्धिस्ट में मिलेगा। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है इसी में मिलेगा। क्या चैत्याज का मतलब क्या होता है? प्रेयर हॉल को बोला जाता है चैत्याज। विहाराज का मतलब होता है मोनेस्ट्रीज को बोला जाता है। उसके बाद रेलिक्स माउंट को स्तूपाज बोला जाता है, और स्तंभाज किसको बोला जाता है? पिलर्स को बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह का आर्किटेक्चर? बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है।
विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है? तो याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि किस तरह का चेंज है। और ये देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से मिला और जल करके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल या फिर फोकस। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रेडियस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर पोल या फिर फोकस, तो उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, देख लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, ये पूरा स्फेरिकल मिरर का था। स्फेरिकल मिरर का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। स्फेयर है तो सेंटर भी होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ से रेज आकर के टकरा करके वापस चले आती है, ये इसका जो सेंटर है इसको पोल बोला जाता है। ठीक है, इसको पोल बोला जाता है। और ये भी याद रखना है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सर्कल का जो सेंटर होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसका आधा जो होता है वो फोकस होता है, इसका आधा फोकस होगा। ठीक है, यानी पोल से जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा उसका आधा होगा फोकस। ठीक है, और इस पूरे लाइन को, इसको लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि उस लाइन को क्या बोलते हैं जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर से होकर के गुजरता है और पोल से भी होकर के गुजरता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या था? ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ अशोका थे, ब्रदर ऑफ अशोका, फादर ऑफ अशोका या ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मौर्य से रिलेटेड बातें की। ठीक है, कि मौर्य के फाउंडर कौन थे, है ना, उसके बेटे कौन थे, उसके बेटे कौन थे। ठीक है, इस तरह से बात की मैंने। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बेटे कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिम्बिसारा, उनके बेटे कौन थे? तो अशोका थे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि मौर्य डायनेस्टी जो था वो CBA था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बी बोले तो बिम्बिसारा और ए बोले तो अशोका। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ अशोका थे क्या? ठीक है, अशोका के फादर तो बिम्बिसारा थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर थे या ग्रेट ग्रैंड फादर थे? तो ग्रेट ग्रैंड फादर की बात तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 ही थे, तो ये हो जाएगा ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। ठीक है, तो अशोका के फादर कौन थे? बिम्बिसारा थे। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। पहला ऐसा स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, ठीक है, वो कौन सा? माने एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे वो एक स्टेट बना लिए। ठीक है, वो कौन सा स्टेट? पहला स्टेट था इंडियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना था? तो ये हो जाएगा 1953 में बना था। ठीक है, कौन कौन से लोग थे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहते थे? कौन से लोग? तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो थे वो लोग चाहते थे कि हम लोग को एक स्टेट मिले, ठीक है, जो सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग पीपल ही रहे वहीं पे। ठीक है, उसके बाद बात करें और इसका नाम कब रखा गया था आंध्र प्रदेश? ये हो जाए, पहले तो मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसके बाद 1956 में ये आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, उसके बाद बात करें, उससे पहले भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था। ठीक है, एक स्टेट बना था, वो था उड़ीसा, लेकिन वो क्या था? ब्रिटिश राज के समय बना था, इसलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं या फिर उसको पहला स्टेट नहीं मानते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश राज के तौर पे ये हुआ। आज़ादी के बाद जो पहला स्टेट बना वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, 1953 में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? एग्रीकल्चर लेबरर्स, मनी लेंडर्स, पीजेंट या जमींदार्स?
किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 में? 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था, तो सबको पता है कि 1857 में हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन एक जन था जो कि नहीं कर रहा था, वो था मनी लैंडर्स। ठीक है, अब मनी लेंडर्स का इसका क्या क्या है कंसेप्ट सुनिएगा। तो मनी लेंडर्स तो अंग्रेज़ों के ये हुआ करते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के हुआ करते थे, मैंने अंग्रेज़ों के क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था ब्रिटिश से, ठीक है, अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि ब्रिटिश ही थे जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, मैंने बढ़ा के रखने में हेल्प करते थे, ठीक है, और ज़मींदारों को सताने में भी ब्रिटिश उन्हीं का साथ देते थे, मनी लैंडर्स का, ठीक है। तो इसलिए ये लोग मनी लैंडर्स जो थे वो ब्रिटिश के साथ में थे, जबकि 1857 का रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। बाकी जो थे जैसे एग्रीकल्चर लेबर थे, पीजेंट थे, जमींदार थे, उसके बाद इंडियन सोल्जर जो था प्राइमरी ये था, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट, ये इंडियन सोल्जर की वजह से ही हुआ था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। बाकी अलग अलग तबके जैसे एग्रीकल्चर लेबर लोग हैं, पीजेंट थे, जमींदार से, सब ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन? तो न्यूटन के द्वारा मैथमेटिक्स का कौन सा ब्रांच इन्वेंट किया गया था? कैलकुलस, लॉजिक, अलजेब्रा या ज्योमेट्री? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है कैलकुलस, वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? न्यूटन के द्वारा, ठीक है। बात करें लॉजिक की, लॉजिक्स जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ने लॉजिक्स दिया था, ठीक है, लॉजिक्स का कंसेप्ट दिया था या लॉजिक ब्रांचेस दिया था, ठीक है। अब बताइएगा एरिस्टोटल का रिलेशन और किस फील्ड से है? ठीक है, एरिस्टोटल का रिलेशन और किस फील्ड से है वो बताना है आपको। उसके बाद बात करें अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा बहुत सारे कंट्रियों ने मिल करके ये किया था, जैसे अलजेब्रा में अरब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री सिस्टमेटाइज किया गया था, फर्स्ट जो ये किया गया था मैथमेटिशियन थे वो थे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड थे, वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उसको सिस्टमेटाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? इनमें से कौन सा एसिड है? H2O, NaCl, H2SO4 या Na2CO3? क्या कौन सा इनमें से कौन सा एसिड होगा? तो सुनिएगा, H2O तो वाटर होता है, तो वाटर एसिड होगा नहीं। NaCl क्या है? NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी सॉल्ट है, सॉल्ट तो एसिड है नहीं, ठीक है। तीन तरह के ये पदार्थ होते हैं, क्या होता है? एसिड होता है, एक बेस होता है, या सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट हो गया तो एसिड तो होगा नहीं, और ये भी नहीं हुआ। उसके बाद H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मतलब आपको अगर नाम आता है तो कर सकते हैं, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? ये भी सॉल्ट है, ठीक है, Na2CO3, जो सोडियम कार्बोनेट है, ये भी क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। और ये किस तरह का सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है वो बेस स्ट्रॉन्ग है, और एक कंसेप्ट को समझ लीजिए कि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी के नाम पे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे बेसिक सॉल्ट लिखा है, यानी कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग था और एसिड जो है वो वीक था, इसलिए क्या बना? बेसिक सॉल्ट बना। उसी तरह से क्या है? सोडियम क्लोराइड जो था ये क्या है? सॉल्ट है। तो एसिड कौन सा हो जाएगा? सिर्फ H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अजंता इलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर। अजंता इलोरा केव जो है वो कहाँ पे है? अजमेर, औरंगाबाद, पटना या जयपुर? किसके बगल में है? किसके ठीक है, कर लिया होगा इसने आपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, वहीं पे अजंता और इलोरा केव है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि अजंता जो केव है दोनों अलग अलग है, सुनिए, यहाँ एक साथ नहीं है, मतलब अजंता केव अलग है, इलोरा केव अलग है। अजंता जो केव है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा बुद्धिज़्म से, ठीक है। अजंता केव जो है वो बिलोंग करता है बुद्धिज़्म से। उसके बाद बात करें इलोरा केव जो है ये तीनों धर्म से बिलोंग करता है। कौन कौन सा? बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, कि अजंता केव कौन से धर्म से बिलोंग करता है और इलोरा केव कौन से धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है, तीन में। उसके बाद बात करें पुष्यमित्रा जो है वाज कमांडर ऑफ बृहद्रथा द लास्ट मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट थे वो कौन थे? है ना,
किल्ड द किंग एंड स्टेबलाइज ए न्यू डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हिज डायनेस्टी। ठीक है, तो बोला गया कि पशुमित्रा जो हुआ करते थे वो कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, जो लास्ट मौर्यन किंग थे उनके कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उनको मार करके पशुमित्रा जो थे वो राजा बन गए। ठीक है, उनको मार करके एक नया डायनेस्टी बनाया। वो कौन सा था? सुंगा था, कुनवा था, या सतवाहना था, या चेदी था। ठीक है, यानी पुष्यमित्रा जो थे उन्होंने एक नया डायनेस्टी बनाया। उसका नाम क्या था? ठीक है, या पुष्यमित्रा जो थे वो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो था पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, ये पूरा तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर यही हुए। ठीक है, किन को हरा करके किया था या किन को मार करके किया था? तो मौर्यन जो एम्पायर थे उनको मार करके मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म और शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, हम लोगों ने 16 जो सेट है वो जीके का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको 17 वहाँ देखना है टाइम पे, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।